नमस्कार प्रिय साथियों। आज पीएससी के लिए एमपीपीएससी प्री का हम प्रीवियस ईयर पेपर आज डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एक नई सीरीज ये चालू कर रहे हैं। 50-50 क्वेश्चन डेली हम इस पे लगातार रोज लगाएंगे और 2-4 लेक्चर बाद हम इसमें सी सेट के क्वेश्चन भी डालना चालू करेंगे। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन था कि एटलस और अक्ष के मध्य पाए जाने वाले जोड़ को या पाइवॉट को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका इंग्लिश वर्जन भी है यहाँ पे कि द टाइप ऑफ ज्वाइंट पाइवॉट बिटवीन एटलस एंड एक्सिस इज नोन एज सैडल ज्वाइंट, फाइब्रस ज्वाइंट, कार्टिलेजिनस ज्वाइंट और साइनोवियल ज्वाइंट। हिंदी में देखें तो इसे सैडल जोड़, फाइब्रस जोड़, कार्टिलेजिनस जोड़ या सिनेवियल जोड़ कहते हैं। तो एटलस और अक्ष के मध्य, ठीक है ना, एटलस और अक्ष, ये पीछे वाली जो हड्डी है अपनी, इसे कहते हैं हम एटलस। एटलस और अक्ष के मध्य जो जोड़ पाया जाता है उसे कहा जाता है साइनोवियल जोड़। क्या कहते हैं? साइनोवियल जोड़ कहते हैं। ठीक है, तो इसे आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। आनुवांशिक रूप से परिवर्तन बीटी बैंगन को निम्नलिखित में से किसके लिए विकसित किया गया? इसका क्वेश्चन था जेनेटिकली मॉडिफाइड बीटी ब्रिंजाल इज डेवलप्ड फॉर। ठीक है, तो बीटी बैंगन या बीटी संबंधित जहां भी आपको मिलेगा वो कीट प्रतिरोधकता के लिए था। बीटी बैंगन जो बनाए गए या बीटी कॉटन बनाया गया वो बनाया गया था कीट प्रतिरोधकता के लिए। ठीक है, इनको बनाया गया था इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए। तो इसका आंसर है कीट प्रतिरोधकता के लिए। किसके लिए बनाया गया था बीटी बैंगनों को? कीट, क्योंकि बैंगनों में बहुत कीड़े लगते थे, इसीलिए जेनेटिकली इनको मॉडिफाइड किया गया था कीट प्रतिरोधकता के लिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मनुष्य में निम्नांकित में से कौन सा विटामिन खून का थक्का जमाने में सहायक होता है? खून का थक्का जमाने में सहायक होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन हेल्प्स इन ब्लड क्लॉटिंग इन ह्यूमंस? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन के एंड विटामिन डी। तो ये बहुत कॉमन सा क्वेश्चन था जो एमपीपीएससी ने पिछले साल पूछा कि विटामिन के जो है वो ब्लड क्लॉटिंग में सहायता करता है। ठीक है ना, इसे ब्लड क्लॉटिंग हार्मोन भी कहा जाता है। इसे आप लिख सकते हैं, विटामिन के इज ऑल्सो नोन एज ब्लड क्लॉटिंग हार्मोन। ठीक है ना, रक्त का थक्का जमाने में सहायक होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? IIFM भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ स्थित है? IIFM इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ फॉरेस्ट मैनेजमेंट, ये IIFM कहाँ पे स्थित है? ठीक है ना, तो भारतीय वन प्रबंधन संस्थान जो है वो मध्य प्रदेश के भोपाल में स्थित है, राजधानी भोपाल में स्थित है। तो इसका आंसर हो जाएगा भोपाल। ठीक है, याद रखिएगा इसे। चलिए अगला क्वेश्चन। वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है। तो क्वेश्चन है कि वह क्षेत्र जो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य सीमा रेखा अथवा संक्रमण क्षेत्र के रूप में कार्य करता है उसे हम क्या कहते हैं? ठीक है ना, इकोस्फीयर, इको बाउंड्री, इको ट्विन या इकोटोन। तो हमेशा याद रखिएगा, दो पारिस्थितिकी तंत्र अगर यहाँ पे हैं तो दो पारिस्थितिकी तंत्रों के मध्य जो सीमा रेखा या उनके संक्रमण क्षेत्र के बीच में काम करेगा, इसे कहा जाता है इकोटोन। क्या कहा जाता है? इकोटोन। ठीक है ना, तो द एरिया दैट एक्ट्स एज अ बाउंड्री और अ ट्रांजिशन जोन बिटवीन टू इकोसिस्टम की जो बाउंड्री बनाएगा या ट्रांजिशन जोन बनाएगा उसे क्या जाना जाता है? इकोटोन कहा जाता है। इकोस्फीयर, इको बाउंड्री या इको ट्विन्स नहीं कहा जाता। ठीक है, इसे याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। थोड़ा सा फास्ट करेंगे इसे क्योंकि हमें लगातार 50 क्वेश्चन थोड़ा जल्दी करना है ताकि आपका भी ज्यादा समय नष्ट ना हो। ठीक है, तो जहां पे कुछ ज्यादा बताने के लिए होगा वहां पे बताया जाएगा, वरना क्वेश्चन थोड़ा सा फास्ट होंगे। याद रखिए, निम्न में से कौन सा हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का तप्त स्थल, हॉट स्पॉट इन बायोडाइवर्सिटी कहलाता है? ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स ऑफ आवर कंट्री इज नोन एज हॉट स्पॉट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता का तप्त स्थल। ये बड़ा हिट क्वेश्चन रहा है। पश्चिमी घाट जो है, क्योंकि पश्चिमी घाट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, ठीक है ना, जो उसे जैव विविधता के तप्त स्थल, मतलब जैव विविधता, बायोडाइवर्सिटी वहां पे बहुत ज्यादा पाई जाती है, इसीलिए इसे कहा जाता है बायोडाइवर्सिटी का हॉट स्पॉट या तप्त स्थल कहा जाता है। पश्चिमी घाट जो है इसका आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। ये बायो का एक
फिजिक्स से क्वेश्चन उठाया गया था, वायु की गति का मापन। तो वायु की गति का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? एनीमोमीटर के द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। याद रखिएगा, जैसे बैरोमीटर है, बैरोमीटर से क्या नापते हैं? दाब नापते हैं, प्रेशर, ठीक है ना। हाइग्रोमीटर से क्या नापते हैं? नमी नापते हैं, ठीक है ना। वातावरण में जो नमी है वो हाइग्रोमीटर के द्वारा नापी जाती है। न्यूनतम अधिकतम थर्मामीटर, थर्मामीटर द्वारा क्या नापा जाता है? टेम्परेचर, ताप नापा जाता है, ठीक है। तो बैरोमीटर द्वारा प्रेशर, दाब, प्रेशर नापा जाता है। इससे ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी नापी जाती है या नमी नापी जाती है हाइग्रोमीटर द्वारा। थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर नापा जाता है, और एनीमोमीटर द्वारा एयर विंड का जो प्रवाह है, वायु की गति का जो मापन है वो किसके द्वारा किया जाता है? एनीमोमीटर द्वारा किया जाता है, ठीक है ना। विंड वेलोसिटी जो है वो मेजर्ड की जाती है एनीमोमीटर द्वारा। थर्मामीटर द्वारा टेम्परेचर, हाइग्रोमीटर द्वारा ह्यूमिडिटी, और बैरोमीटर द्वारा प्रेशर नापा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा प्रदूषण मनुष्यों में इटाई इटाई रोग करता है? ये बड़ा हिट क्वेश्चन था। जापान में इटाई इटाई रोग हुआ था, ठीक है ना। वहां पे मछलियों ने क्या किया था? जो कैडमियम फैक्ट्रियों से निकला था, इंडस्ट्रियल जो अपशिष्ट पदार्थ थे, उस इंडस्ट्रियल अपशिष्ट पदार्थ से कैडमियम जो है निकला था, वो पानी में मिला दिया गया। वहां पे समुद्र बहुत ज्यादा है, और उसी समुद्र में मिलाने के कारण वहां पे उन मछलियों ने उसे खाया, लोगों ने मछलियों को खाया, और उन प्रदूषित मछलियों को खाने के कारण जापान में इटाई इटाई रोग फैल गया था। इस कारण से ये क्वेश्चन बड़ा हिट रहा। कैडमियम प्रदूषण के कारण जो है वो इटाई इटाई रोग फैलता है, ठीक है ना। इसे याद रखिएगा। कॉज इटाई इटाई डिसीज इन ह्यूमन जो है वो इन कैडमियम पॉल्यूशन, कैडमियम पॉल्यूशन के कारण ये चालू हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अनुसार हमारे देश में निम्नलिखित में से किस चिन्ह को सभी प्रसंस्कृत फल और उत्पादों के लिए अनिवार्य किया गया है? ठीक है ना। जो ये आया था खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, इसमें सबसे पहले किस चिन्ह को किया गया? तो इसे रखिएगा, लिख लिए, एज पर द फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स एक्ट 2006 विच ऑफ द फॉलोइंग मार्क इज मेड मैंडेटरी ऑन ऑल प्रोसेस्ड फ्रूट प्रोडक्ट्स सोल्ड इन अवर कंट्री। तो इसका जो सही आंसर है वो है एफपीओ। क्या है? एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन। किसका है? फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, अर्थात जो किसानों का संगठन है, किसान उत्पादक संगठन जो है, उसके माध्यम से इसका एक रजिस्ट्रेशन किया जाता है। इनका एक रजिस्ट्रेशन होता है, और ये एक अपना ग्रुप बना के, इसमें जो मैदानी क्षेत्र का एफपीओ होगा उसमें लगभग 300 लोग जुड़ेंगे, और जो पहाड़ी क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र में लगभग 100 लोगों का, ये मैदानी क्षेत्र है, मैदानी क्षेत्र में लगभग 300 लोगों का एक ग्रुप होगा, और पहाड़ी क्षेत्रों में लगभग 100 लोगों का एक ग्रुप होगा, जो ये अनिवार्य करेंगे कि ये फूड प्रोसेस्ड है या नहीं है, उसका वो सर्टिफिकेशन देंगे। तो एफपीओ जो है भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया सन 2006 में, एक ये महत्वपूर्ण योजना थी, ठीक है। तो इसे आप याद रखेंगे यहाँ पे, एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। चले अगला क्वेश्चन देखें। आयुष, आयुष के जो वर्ड्स हैं वहीं से क्लियर हो जाएगा। इसे आप याद रखिएगा कि यहाँ पे केवल एलोपैथी नहीं होगी, यहाँ पे केवल एलोपैथी जो है वो नहीं होगी, ठीक है ना। इसमें ए का मतलब है आयुर्वेदा, वाई का मतलब है योगा एंड नेचुरोपैथी, योगा एंड नेचुरोपैथी, यू का मतलब है यहाँ पे यूनानी चिकित्सा, एस का मतलब है सिद्धा, और एच का मतलब है होम्योपैथी। अब आप अपने ऑप्शन में देखें तो देखिए, जो डी ऑप्शन था उसमें एलोपैथी लिखा हुआ था, सी ऑप्शन में भी एलोपैथी लिखा हुआ था, बी ऑप्शन में भी एलोपैथी लिखा हुआ था। तो एलोपैथी अगर ऑप्शन में है तो एलोपैथी तो होगी ही नहीं, ठीक है ना। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था जो लोग बच्चों ने गलत किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आयुर्वेदा, योगा और प्राकृतिक चिकित्सा, ठीक है ना, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ये इसके नाम पे ही है, ये इसी का शॉर्ट फॉर्म है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आयुर्वेदा, योगा, प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। इसमें भी आयुष इज एन एक्रोनिम फॉर आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। 11वां क्वेश्चन था जो पिछले साल आया था कि भारत में कोयले के सकल उत्पादन के संदर्भ में मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान है? तो पिछले साल मध्य प्रदेश का कौन सा स्थान रहा है? चौथा स्थान रहा है। बिल्कुल करंट का डाटा था ये, फोर्थ, ठीक है। इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस प्रोडक्शन ऑफ कोल, व्हाट इज द रैंक ऑफ मध्य प्रदेश इन इंडिया? तो विच रैंक? फोर्थ रैंक, ठीक है। इसका आंसर
4th होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा जिला कपास और केले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो कपास और केले के उत्पादन के लिए जो जिला प्रसिद्ध है वो है आपका बुरहानपुर। ठीक है ना, कपास और केले के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? बुरहानपुर प्रसिद्ध है। सतना किसी चीज के ज्यादा फेमस नहीं है। शहडोल कोयले के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। मंदसौर गांजे के लिए और अफीम के लिए फेमस है। ठीक है ना, तो केला और कपास के लिए बुरहानपुर फेमस है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश लाडली बहना योजना, ठीक है, इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि अभी इस चुनाव में जितने भी परिणाम हुए विपक्षियों ने बिल्कुल कहा, और कहीं कहीं पे ये बात बिल्कुल सत्य भी है कि लाडली बहना योजना का इस चुनाव परिणाम में बहुत ज़्यादा योगदान रहा, क्योंकि परसेंटेज ऑफ वोटिंग जो है महिलाओं की इस बार रिकॉर्ड हुई है। बहुत ज़्यादा महिलाओं ने बिल्कुल मत डाले हैं, और उसका फायदा जितने भी एग्जिट पोल थे उन सबसे हट के बिल्कुल बीजेपी सरकार को मिला है। ठीक है, तो लाडली बहना योजना की जो शुरुआत है वो सबसे पहले कब की गई? ये की गई थी 5 मार्च 2023। कब की गई थी? 5 मार्च 2023। और इसमें 1,000 रुपए प्रति माह जो है वो कहा गया था। बाद में उसे बढ़ाकर 3,000 रुपए तक करना है। ये माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने अपने प्रारंभिक उद्बोधनों में भी कहा था, और इसे बढ़ा के अब 1,000 रुपए प्रति माह से कितना कर दिया गया है? 1,250 रुपए प्रति माह। प्रत्येक माह के 10 तारीख को ये डाले जाते हैं सभी लाडली बहनाओं के खातों में। और इसके लिए अभी चुनाव के बाद जो आईएएस जिन्होंने मुख्यमंत्री जी को इस चीज की सलाह दी थी कि लाडली बहना योजना प्रारंभ की जानी चाहिए, वो थे अजय कटेसरिया जी, श्रीमान अजय कटेसरिया जी। अभी अजय कटेसरिया जी को इसके लिए अवार्ड भी माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा दिया गया है। ठीक है ना, कि लाडली बहना योजना जो उन्होंने सुझाई मुख्यमंत्री जी को वो उन्हें पसंद आई, और उसे इम्प्लांट करके चुनाव परिणाम में व्यापक जीत हुई बीजेपी की। तो इसके लिए ये बहुत महत्वपूर्ण रहा, इसलिए याद रखिएगा 5 मार्च 2023 से ये योजना चालू हुई है। प्रारंभ में 1,000 रुपये खाते में डाले गए, बाद में इसे बढ़ा के 1,250 किया गया है। धीरे धीरे इसे बढ़ा के रुपये 3,000 तक ले जाने की योजना जो है वो माननीय मुख्यमंत्री जी की थी। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन देखें, निम्नलिखित में से किस जनजाति को आदर के साथ खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है? खुटिया पटेल के रूप में संबोधित किया जाता है। तो इसमें बैगाओं को तो मामा कहा जाता है, भूमिया को भी नहीं कहा जाता, तो इसमें आंसर क्या होगा? सहरिया होगा। खुटिया पटेल के रूप में किसको संबोधित किया जाता है? तो सहरिया जनजाति जो है, जो सहरिया जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता ये है, ये प्राकृतिक जड़ी बूटियों के सबसे अच्छे कुशल ज्ञाता हैं, और ये इसी पे इनका जीविकोपार्जन चलता रहता है। ठीक है, तो सहरिया जनजाति, और मध्य प्रदेश की विशेष पिछड़ी जनजातियों में भी सहरिया जनजाति आती है। चलें अगला क्वेश्चन, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार मध्य प्रदेश का न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला, 2011 की जनगणना के अनुसार डिंडोरी जो है वो न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला रहा है। ठीक है, इसे याद रखिएगा। और अधिकतम जनसंख्या वाला जिला, अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा था? भोपाल। ठीक है, इसे याद रखिएगा, न्यूनतम डिंडोरी और अधिकतम भोपाल, ये आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल, हु वॉज द फर्स्ट लेडी गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश? ये बहुत सरल सा क्वेश्चन है, सरला ग्रेवाल। इसका आंसर क्या होगा? सरला ग्रेवाल जी जो हैं वो मध्य प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल रही हैं। ठीक है, इसका आंसर आपको याद रखना है। चलिए अगला, मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत घोषित होने के लिए न्यूनतम जनसंख्या कितनी है? तो न्यूनतम जनसंख्या जो मध्य प्रदेश में है वो है 1,000। अगर 1,000 जनता चुनाव के लिए जनसंख्या जो है वो वोट डालने के लिए एलिजिबल नहीं है, एक से अधिक ग्राम पंचायतों को जोड़, एक से अधिक ग्रामों को जोड़कर एक ग्राम पंचायत का निर्माण शासन द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आंसर क्या हो जाएगा? 1000। व्हाट इज द मिनिमम पॉपुलेशन रिक्वायर्ड फॉर द डिक्लेरेशन ऑफ ग्राम पंचायत इन मध्य प्रदेश? तो मध्य प्रदेश में कितना है इसका? 1000 है, इसे याद रखिएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? मध्य प्रदेश में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया? तो इसका आंसर है 3 बार। कितनी बार लागू किया गया है? 3 बार लागू किया गया है। कब कब लागू किया गया है ये बताएं, अगर किसी को याद है कमेंट सेक्शन में। पहली बार जब लागू किया गया तब लागू किया गया था इसे 30 अप्रैल 1977 में। ठीक है ना, और ये 4 मंथ के लिए हुआ था, 4 मंथ का लगभग पीरियड था। ठीक है, 30 अप्रैल 1970 से लागू हुई थी। और उसके बाद उस समय जो
मुख्यमंत्री थे वो थे अपने यहाँ पे कौन, प्रकाश चंद्र सेठी। कौन थे, प्रकाश चंद्र सेठी। और प्रकाश चंद्र सेठी जी को हटाकर बना दिया गया था श्यामाचरण शुक्ला जी को, श्यामाचरण शुक्ला, ठीक है ना। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे, उस समय जनता पार्टी की सरकार आई थी और श्री मोरारजी देसाई जी मोरारजी देसाई जी उस समय प्रधानमंत्री बने थे। और मध्य प्रदेश का राज्यपाल कौन था, तो मध्य प्रदेश के राज्यपाल कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा थे। कौन थे, सत्यनारायण सिन्हा जी थे। सत्यनारायण सिन्हा जी उस समय मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। ये पहली बार हुआ था। उसके बाद दूसरी बार मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन कब लगा, ये लगा 17 फरवरी 1980 में, ठीक है ना। ये भी लगभग 4 महीनों के लिए लगा। और ये लगा फिर उसके बाद 9 जून तक, 9 जून 1980 तक ये रहा, ठीक है ना। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री थी उस समय श्रीमती इंदिरा गांधी जी, श्रीमती इंदिरा गांधी जी। और उस समय मध्य प्रदेश में जनता पार्टी की सरकार थी और सुंदरलाल पटवा जी जो हैं वो मुख्यमंत्री थे। सुंदरलाल पटवा जी, 29 दिनों की सरकार थी केवल उनकी, 30 दिन की, ठीक है ना। और उस समय राज्यपाल जो है वो बनाया गया था जीएम पुनाचा जी को, सीएम पुनाचा, सीएम पुनाचा, ठीक है ना। सीएम पुनाचा जी के बारे में आप ये भी याद रखिएगा कि ये पहले कुर्ग के मुख्यमंत्री भी थे, कुर्ग के मुख्यमंत्री थे। कुर्ग जो है एक स्टेट था जिसे बाद में कर्नाटक में विलय कर दिया गया था, ठीक है ना। तो ये पहले कुर्ग के मुख्यमंत्री भी रहे हैं सीएम पुनाचा जी। ये द्वितीय जो राष्ट्रपति शासन लगा मध्य प्रदेश में, उस समय ये मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे। मुख्यमंत्री थे सुंदरलाल पटवा जी और इंदिरा गांधी जी हैं वो उस समय मुख्यमंत्री थी, प्रधानमंत्री थी, ठीक है। तीसरी बार जब लगा वो लगा आपका 15/12/1992 से 6/12/1992, 15/12/1992 से 6/12/1992 तक, 6/12/1992, ठीक है ना, लगभग 1 साल। और इस समय जो भारत के प्रधानमंत्री, क्योंकि इसी समय आप ध्यान दीजिए, छह बारह 93, हाँ भाई लगभग 1 साल। इस समय आप ध्यान दीजिए कि इसी समय बाबरी विध्वंस का मुद्दा बहुत छाया हुआ था, बाबरी का विध्वंस किया गया था, ठीक है ना। और उस समय भारत के प्रधानमंत्री जो हैं वो कौन बने थे, नरसिम्हा राव जी बने थे, ठीक है ना। कौन बने थे, नरसिम्हा राव जी। नरसिम्हा राव जी जो हैं उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे। और मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो बने थे उस समय सुंदरलाल पटवा जी, ठीक है ना। इस बार भी मुख्यमंत्री कौन था, सुंदरलाल पटवा जी थे। और मध्य प्रदेश में इस समय 2 बार राज्यपाल बदले गए। सबसे पहले बनाया गया था कुंवर महमूद अली, जब मध्य प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगा उस समय कुंवर महमूद अली ये लगभग 6 मंथ तक रहे और उसके बाद इनकी डेथ हो गई। तो फिर उसके बाद मोहम्मद शफी अली, मोहम्मद शफी कुरैशी, मोहम्मद शफी कुरैशी जी को क्या बनाया गया, यहाँ का गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। तो पहली बार लगा 30 अप्रैल 1970 को, 4 महीने के लिए। उस समय प्रकाश चंद्र सेठी जी जो मुख्यमंत्री थे उनको हटा के श्यामाचरण शुक्ला जी को बनाया गया। और उस समय मध्य प्रदेश के जो गवर्नर थे वो सत्यनारायण सिन्हा जी थे। और भारत में मोरारजी देसाई जी की सरकार थी, अर्थात प्रधानमंत्री जो है वो मोरारजी देसाई थे, ठीक है ना। दूसरी बार जो लगा वो 17 फरवरी 1980 को लगा, जो लगभग 4 महीने ये भी रहा, 9 जून 1980 तक चला। उस समय भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी थी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जो हैं वो सुंदरलाल पटवा जी थे। और उस समय मध्य प्रदेश के गवर्नर जो हैं वो सीएम पुनाचा जी थे, ठीक है ना। तीसरी बार जब लगा 15/12/1992 से 6/12/1993 तक, लगभग 1 साल रहा। उस समय भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरसिम्हा राव जी थे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री सुंदरलाल पटवा जी थे, ठीक है। पहली बार जब मध्य प्रदेश में तीसरी बार जब राष्ट्रपति शासन लगा तो उस समय जो राज्यपाल थे वो कुंवर महमूद अली जी थी, जो लगभग 6 महीने तक रहे।
और उसके बाद उनकी निधन हो गया, तो निधन के बाद मोहम्मद शफी कुरैशी जी को मध्य प्रदेश का राज्यपाल नियुक्त किया गया। ये जानकारी जो है आपको अच्छे से याद रखनी है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में निम्नांकित में से कौन मंत्रिपरिषद के बैठक की अध्यक्षता करता है? मुख्यमंत्री की अनुपस्थिति में, हु अमंग द फॉलोइंग शैल प्रिसाइड द मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इन मध्य प्रदेश इन द एब्सेंस ऑफ द चीफ मिनिस्टर, ठीक है ना। तो कौन करेगा? इसका आंसर है मिनिस्टर नॉमिनेटेड बाय चीफ मिनिस्टर। इसका आंसर क्या होगा? मुख्यमंत्री द्वारा नाम निर्दिष्ट मंत्री, ठीक है ना। मुख्यमंत्री जिन्हें अपना नाम निर्दिष्ट करके जाएंगे, जो नॉमिनेट होंगे कि मेरी अनुपस्थिति में ये कार्यभार देखेंगे, वही उस दिन मुख्यमंत्री का प्रभार संभालें, ठीक है। एक सिंपल सा क्वेश्चन था ये जो आया हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, श्री रविशंकर शुक्ल जी, ठीक है। हु वॉज द चीफ मिनिस्टर, फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश? रविशंकर शुक्ला, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? गठित, ठीक है। तो आयोग के सदस्यों की नियुक्ति हेतु गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? कौन करता है? हु प्रिसाइड्स ओवर द कमिटी फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ मेंबर्स ऑफ द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के सदस्यों की हेतु गठित समिति की अध्यक्षता, तो गठित समिति की अध्यक्षता कौन करता है? मुख्यमंत्री जी करते हैं, द चीफ मिनिस्टर, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन। मध्य प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग संशोधन अधिनियम के अंतर्गत कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं? 5, ठीक है। बिल्कुल आपको प्रारंभिक उसमें पढ़ेंगे कितने अशासकीय सदस्य हो सकते हैं, तो 5 अशासकीय सदस्य जो हैं वो इसमें हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संदर्भ में कथनों का विश्लेषण कीजिए। एनालाइज द स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। पहला है द ह्यूमन राइट कमीशन encourages organization working in the field of human rights, सही है ये। the work of the commission also to conduct research in the field of human rights, ये भी सही है। अब इसके आंसर पे आए कि आंसर फ्रॉम द फॉलोइंग, स्टेटमेंट फर्स्ट इज ट्रू, सही है। स्टेटमेंट सेकंड इज ट्रू, ये भी सही है। स्टेटमेंट फर्स्ट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ स्टेटमेंट सेकंड, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट एंड सेकंड्स आर ट्रू। इसमें आयोग ने हालांकि दोनों आंसर माने हैं, पर इसका आंसर होना चाहिए था डी, पर आयोग ने इसमें, क्योंकि स्टेटमेंट फर्स्ट जो है करेक्ट व्याख्या करता है स्टेटमेंट सेकंड की, इसीलिए ये भी आंसर माना है, तो इसके आंसर सी और डी दोनों होंगे, ठीक है ना। मानव अधिकार आयोग जो है वो मानव अधिकार के क्षेत्र में कार्यरत संस्थाओं को प्रोत्साहित करता है, बिल्कुल सही कथन था। आयोग का काम मानवाधिकार क्षेत्र में अनुसंधान करना भी है, ये भी सही है। तो इसीलिए इसका हो जाएगा कथन प्रथम जो है वो कथन द्वितीय की सही व्याख्या करता है, और दोनों कथन सही है, इसलिए इसके दोनों आंसर होंगे और डी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? संघ तथा राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग जो है वो कहाँ पे है? 315 में। कहाँ पे है? अनुच्छेद 315 में है, ठीक है। तो इन विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज देयर द प्रोविजन ऑफ पब्लिक सर्विस कमीशन फॉर द यूनियन एंड द स्टेट? आर्टिकल 315 जो है वो दोनों के लिए अनुच्छेद बताता है, ठीक है। 315 अनुच्छेद और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग एक होगा, इसका निर्धारण करता है। चलिए अगला क्वेश्चन। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वेतन और सेवा शर्तें कहाँ पे हैं? तो वेतन और सेवा शर्तें जो हैं वो द्वितीय अनुसूची, पहली अनुसूची में भारत का संघ राज्य क्षेत्र है, दूसरी अनुसूची जो है वो उसके वेतन भत्ते और सेवा शर्तें बताता है। इसमें लास्ट नंबर पे आता है आपका कैग, भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, ठीक है ना। द्वितीय अनुसूची भारत के संविधान में इसका वर्णन दिया गया है। वेयर आर द सैलरी एंड सर्विस कंडीशंस ऑफ द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया स्पेसिफाइड, तो सेकंड शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग कब अस्तित्व में आया? तो राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो अस्तित्व में आ गया था 1950 में, ठीक है ना। लेकिन जो बीपीएससी ने इसमें ऑप्शन दिए थे वो ऑप्शन यहाँ पे कोई भी सटीक नहीं थे, इसलिए इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है। चलें आगे बढ़े। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? भारत के प्रधानमंत्री होते हैं, वर्तमान में श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और उपाध्यक्ष की नियुक्ति कौन करेगा? अध्यक्ष करता है, अर्थात भारत के प्रधानमंत्री करते हैं, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करते हैं। द अपॉइंट्स
द वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, चलें अगला क्वेश्चन। सतर्कता के क्षेत्र में केंद्रीय एजेंसीज को सलाह एवं मार्गदर्शन देने हेतु केंद्रीय सतर्कता आयोग सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की स्थापना किसकी अध्यक्षता वाली समिति की सिफारिश पर आधारित है? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर टू एडवाइज एंड गाइड द सेंट्रल एजेंसीज इन द फील्ड ऑफ विजिलेंस बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमिटी हेडेड बाय होम। ठीक है ना, तो ये एक समिति बनी थी, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना केंद्रीय एजेंसी को सलाह देने के लिए केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना की जाएगी। इसके लिए एक व्यक्ति ने वो बनाई गई थी, कमेटी बनाई गई थी, उनका नाम था के संथानम। ठीक है ना, तो के संथानम एक रिपोर्ट प्रस्तुत की केंद्रीय एजेंसियों को सलाह के लिए एक केंद्रीय सतर्कता आयोग का गठन किया जाना चाहिए। तो के संथानम आयोग, के संथानम समिति ने सुझाव दिया था। ठीक है ना, तो इसका क्या हो जाएगा? के संथानम। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन राज्य का मुख्य सूचना आयुक्त या राज्य सूचना आयुक्त नहीं हो सकता? ठीक है ना, तो पत्रकारिता क्षेत्र का व्यक्ति हो सकता है, विधि क्षेत्र का व्यक्ति भी हो सकता है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र का व्यक्ति भी हो सकता है, लेकिन राज्य क्षेत्र के विधान मंडल का सदस्य जो है वो इसका राज्य सूचना आयुक्त या मुख्य सूचना नहीं हो सकता, मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट टेरिटरी। ठीक है ना, ये इसका सही आंसर हो। चलिए अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है? अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज द नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट बीन कॉन्स्टिट्यूटेड? तो ये है आर्टिकल 338, आर्टिकल 338, अनुच्छेद 338 में अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का गठन किया गया है। ठीक है, इसको याद रखिए। अगला, खाद्य और कृषि संगठन FAO विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी द हेडक्वार्टर ऑफ द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन FAO कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण विदेशों में है वो आपका रोम में है। ठीक है ना, याद रखिएगा। तो रोम इटली में, क्लियर, इसका आंसर क्या हो जाएगा? रोम हो जाएगा। 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना, 2017 से आरंभ सौभाग्य योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय से संबंधित है? याद रखिएगा 2017 में प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, ये एक योजना चालू की गई थी, प्रधानमंत्री सहज बिजली हर घर योजना, इसे लागू किया गया था। और इसे लागू करने के पश्चात जो है से कहा गया सौभाग्य योजना। तो ये सौभाग्य योजना जो है वो किसके द्वारा लागू की गई थी? विद्युत मंत्रालय द्वारा लागू की गई थी। किसके द्वारा लागू की गई थी? विद्युत मंत्रालय द्वारा लागू की गई है, इसे याद रखिएगा, विद्युत मंत्रालय। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, वर्तमान में अप्रैल 2023 भारतीय थल सेनाध्यक्ष, तो भारतीय थल सेनाध्यक्ष अप्रैल 2023 में कौन थे? मनोज पांडे जी थे। कौन थे? मनोज पांडे जी। ठीक है ना, मनोज पांडे, तो इसका आंसर हो जाएगा मनोज पांडे। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष, बहुत सरल सा क्वेश्चन है, श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी। श्री गणेश वासुदेव मावलंकर, हु वाज द फर्स्ट स्पीकर ऑफ द लोकसभा? फर्स्ट स्पीकर कौन थे? श्री गणेश वासुदेव मावलंकर जी थे। ठीक है, इसे आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, कौन सा शहर द अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग एक्सरसाइज के अपेंडिक्स 2023 के दूसरे संस्करण का मेजबान था? अपेंडिक्स 2023 के, ये बिल्कुल करंट का था उसी समय, और ये हुआ था पुणे में। कहाँ हुआ था? पुणे में हुआ था अपेंडिक्स 2023। इसका जो मेजबान है वो भारत, पुणे में हुआ था इसका। ठीक है ना, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग से कहा गया, अफ्रीका इंडिया फील्ड ट्रेनिंग अपेंडिक्स 2023, और इसका मेजबान जो था पुणे शहर था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश में वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन 2023, वेयर वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 हेल्ड इन मध्य प्रदेश? तो ये हुई थी इंदौर में। ठीक है ना, पूरे इंदौर को बड़े अच्छे से सजाया गया था और बहुत सारे लोग आए थे, हजारों करोड़ रुपया का यहाँ पे इन्वेस्ट किया गया था माननीय मुख्यमंत्री द्वारा। ठीक है ना, बहुत सारी जो भी ग्लोबल इन्वेस्टर्स आए थे उनके द्वारा इन्वेस्ट किया गया था माननीय मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में। तो ये बहुत काम हुआ था यहाँ पे, तो इसे याद रखिएगा, इंदौर इसका सही आंसर है। ठीक है ना, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023।
चले अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय सेना ने मध्य प्रदेश के किस स्थान पर क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की? इसकी स्थापना क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना महू में। याद रखिएगा महू जो है वैसे भी ये है MHOW है, बहुत सारे बच्चों को नहीं पता है। MHOW अर्थात मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर है ये। मिलिट्री, ये अंग्रेजों के समय से मिलिट्री का हेडक्वार्टर ऑफ वॉर रहा है, ठीक है ना। महू, इसीलिए उसकी स्पेलिंग MAHU ना होके HOW है, मिलिट्री हेडक्वार्टर ऑफ वॉर, ठीक है, इसीलिए कहा गया। और यहाँ पे भारतीय सेना ने अपने क्वांटम प्रयोगशाला की स्थापना 2021 में की है। चलें अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है? ठीक है, अब देखें, रंगा स्वामी कप पोलो नहीं, रंगा स्वामी कप जो है ये पोलो से संबंधित नहीं है। रंगा स्वामी कप खेला जाता है हॉकी के लिए। कब कब खेला जाता है? हॉकी के लिए, और ये चालू हुआ था 1928 से, ठीक है, ये गलत है। शीश महल ट्रॉफी क्रिकेट बिल्कुल सही है। यादवेंद्र कप हॉकी ये भी सही है, और रोवर्स कप फुटबॉल के लिए ये भी सही है। अर्थात 2, 3 और 4 हमारे सही हैं। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2, 3 एंड, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर बी 2, 3। और रंगा स्वामी कप जो है वो हॉकी के लिए है, और ये 1928 में पहली बार खेला गया था, ठीक है। चलें नेक्स्ट। निम्नलिखित में से किसने फीफा विश्व कप 2022 में गोल्डन बॉल जीता था? बहुत हिट क्वेश्चन था, और गोल्डन बॉल जीता था लियोनेल मेसी ने, ठीक है ना। कहाँ से खेलते हैं ये? अर्जेंटीना। लियोनेल मेसी कहाँ के थे? अर्जेंटीना, ठीक है ना। चलिए अर्जेंटीना से खेलते हैं लियोनेल मेसी, आंसर हो जाएगा गोल्डन बॉल लियोनेल मेसी। चलिए हॉकी खेल के लिए, हाँ एक क्वेश्चन, एक चीज और है, लियोनेल मेसी ने उसी साल उनका वर्ल्ड कप भी उन्होंने जीता है, उनके देश ने ही जीता था, ठीक है ना, अर्जेंटीना ने ही फीफा वर्ल्ड कप 2022 भी जीता है। ये क्वेश्चन है, हॉकी खेल के लिए वर्ष 2020 का लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? हॉकी के लिए वर्ष 2020 के लिए लाइफ टाइम द्रोणाचार्य पुरस्कार, ठीक है ना, हु वाज गिवन द लाइफ टाइम द्रोणाचार्य अवार्ड फॉर हॉकी फॉर द ईयर 2020? ये दिया गया था रोमेश पठानिया जी को, दिया गया था रोमेश पठानिया, ठीक है ना, तो इसका आंसर सही हो जाएगा रोमेश पठानिया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। देश की सीमाओं से परे ई कॉमर्स का कौन सा आयाम व्यापार के लिए सक्षम है? अमीरी, क्रियाशीलता, विश्वव्यापी पहुंच, या सर्व विद्यमानता? का है विच डायमेंशन ऑफ ई कॉमर्स इनेबल्स कॉमर्स बियॉन्ड द बाउंड्रीज ऑफ द कंट्री? रिचनेस, इंटरएक्टिविटी, ग्लोबल रीच, या यूबिक्विटी? तो इसके आंसर है इसमें ग्लोबल रीच, ठीक है ना। इसकी विश्वव्यापी जो पहुंच है वो इसको व्यापार के लिए सक्षम बनाती है, या आप कहीं का भी सामान कहीं दूसरी जगह मंगवा सकते हैं। तो इसकी जो विश्वव्यापी पहुंच है, ग्लोबल रीच है, वो इसके ई कॉमर्स का व्यापार के लिए इसे सक्षम बनाती है, ठीक है। इसका यह आंसर होगा विश्वव्यापी पहुंच। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा रोबोट का फायदा नहीं है? पढ़ें, वह असमर्थ मनुष्यों की मदद कर सकते हैं, ये तो है, ठीक है ना। चौथा ऑप्शन है वह थकते नहीं और ना ही विश्राम करते हैं, बिल्कुल सही है। वह खतरनाक स्थितियों में प्रयोग किए जा सकते हैं, बिल्कुल किए जा सकते हैं, तो ये तीनों तो सही है। चौथा बी ऑप्शन था कि वह नौकरियों को विस्थापित कर सकते हैं, ये गलत है। नौकरियों को विस्थापित कर भी नहीं कर सकते ना, ये तो अपने मनुष्य के बनाए हुए हैं। हम चाहेंगे तो, अगर शासन चाहेगा तो विस्थापित करेंगे, अगर शासन नहीं चाहेगा तो नौकरियों को विस्थापित नहीं करेंगे, ठीक है ना। इसमें देख लें, दे कैन असिस्ट ह्यूमंस विद डिसेबिलिटीज, बिल्कुल सही है। दे कैन बी यूज्ड इन डेंजरस एनवायरमेंट्स, ये भी सही है। दे डू नॉट गेट टायर्ड और रिक्वायर अ ब्रेक, ये भी सही है। लेकिन दे कैन रिप्लेस जॉब्स, ये गलत हो जाएगा। तो इसमें विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ रोबोट, ये जो है एडवांटेज नहीं जाएगा। बी, वह नौकरियों को स्थापित कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, सोशल मीडिया अनुकूलन क्या है? व्हाट इज सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन? इजिली क्रिएटिंग पब्लिसिटी बाय सोशल नेटवर्क्स, बिल्कुल बिल्कुल यही, सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना। जैसे थोड़ा सा भी कोई कच्चा बादाम गा दिया, उसी पे 1 मिलियन आ गए। कुछ दिनों में ऐसा लग रहा है यूट्यूबर ही देश चलाएंगे, प्रधानमंत्री और इन सारी लोगों की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, है ना। बड़ा बहस का मुद्दा है ये, लेकिन इसमें क्या है कि ये सोशल मीडिया का अनुकूलन हो गया, क्योंकि लोगों के पास इतना फ्री टाइम हो गया है कि वो केवल सोशल मीडिया पे घुसे जा रहे हैं, ठीक है ना। और उसके कारण हो क्या रहा है कि जो फालतू की चीज़ें हैं वो ज़्यादा जल्दी स्प्रेड होती हैं, जो काम की बातें हैं वो बहुत कम स्प्रेड हो रही हैं, कम लोगों तक पहुंच पाती हैं। लेकिन फालतू की जो बातें हैं वो बहुत ज़्यादा और बहुत तेज़ी के साथ लोगों तक पहुंच रही हैं, और उन्हें देखने वाले भी उतने ही पर्याप्त मात्रा में पाए जा रहे हैं।
तो सोशल मीडिया का जो ऑप्टिमाइजेशन है वो सोशल नेटवर्क द्वारा आसानी से प्रचार करना, इसका यही आंसर होगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन देखें। साइबर सुरक्षा की विशेषताएं हैं। पहला है अनुपालन है, आंतरिक खतरों से प्रतिरक्षा ये भी है, खतरे की रोकथाम ये भी है, तो उपयुक्त सभी। इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। द फीचर्स ऑफ साइबर सिक्योरिटी इज और आर कॉम्प्लियंस, डिफेंस अगेंस्ट इंटरनल थ्रेट्स और थ्रेट प्रिवेंशन, ये तीनों हो जाएंगे, तो ऑल ऑफ द अबव। ठीक, चले अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से ई गवर्नेंस का कौन सा वर्णन सटीक बैठता है? पहला, नागरिकों को नियुक्त करना, सक्षम बनाना और अधिकार देना, ये गवर्नेंस में, ठीक है ना। दूसरा है नागरिकों को उचित एवं पक्षपात विहीन निर्णय, ये भी गवर्नेंस का काम नहीं। चौथा है ई वाणिज्य में लोगों का विश्वास, ई वाणिज्य ई गवर्नेंस से अलग चीज है। तीसरा ऑप्शन था तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, बिल्कुल ये आंसर होगा, तकनीकी आधारित। इसलिए ऑप्शन एक बार आप अच्छे से पढ़ें। लोग क्या करते हैं, बहुत जल्दबाजी में ऑप्शन पहला पढ़ के चौथे ऑप्शन तक आते ही नहीं है, गलत कर बैठते हैं। तो पीएससी के एग्जाम में आपको बहुत ज़रूरी ये चीज़ है कि आप उसे ध्यान आराम से पढ़ें, क्वेश्चन को भी और ऑप्शन को एक बार बहुत अच्छे से इत्मीनान के साथ पढ़ें। तकनीकी आधारित शासन की व्यवस्था देना, which description is appropriate among the following for e-governance? To case, enable and empower the citizens, नहीं। To provide fair and unbiased decision to the citizens, ये भी नहीं होगा। To provide technology driven governance, ये बिल्कुल सही है। और to ensure people faith in e-commerce, बिल्कुल नहीं। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन सही होगा। चलें अगला क्वेश्चन। किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? बहुत सरल सा क्वेश्चन, जॉन मैकार्टी, ठीक है ना। तो इसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का फादर कहा जाता है। क्वेश्चन भी यही है, हु इज फादर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? जॉन मैकार्टी। जॉन मैकार्टी, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, चलिए अगला देखें। निम्नलिखित में से कौन सा एक आभासी सहायक का उदाहरण नहीं? बहुत ये बड़ा होता है, आजकल जितने भी फोन्स आ रहे हैं उनके सब में आपका एक आभासी सहायक है, एलेक्सा है, सीरी है, ठीक है ना। तो ऐसे बहुत सारे आपको मिल गए हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ वर्चुअल असिस्टेंट? आप अपने मोबाइल से बोल देते हैं कि सीरी लाइट जलाओ, तो सीरी लाइट जला देती है, ठीक है ना। या एलेक्सा गाना सुनाओ, तो एलेक्सा गाना सुनाता है आपके मोबाइल से या आपके साउंड सिस्टम से जो भी उस पर आपने अटैच करके रखा है। आप अपने एलेक्सा से बोलते हैं कि एलेक्सा इन्हें फ़ोन लगाओ, तो एलेक्सा फ़ोन लगा देता है। तो ये क्या है? आपके वर्चुअल आभासी सहायक है, आपके साथ तो नहीं है पर बिल्कुल आपके साथ हैं, आपकी सारी बातें वो सुनते हैं यदि आपने उन्हें एनेबल किया है। ठीक है, तो अब इनमें से कौन सा आभासी सहायक का उदाहरण नहीं है? ठीक है ना। तो एलेक्सा तो है, एलेक्सा किस ब्रांड का है? ये है अमेजॉन का। ये क्वेश्चन भी आ सकता है कभी। एलेक्सा जो है वो अमेजॉन का है, ठीक है ना। कोर्टाना जो है, कोर्टाना जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का है माइक्रोसॉफ्ट का है। सीरी बड़ा फेमस है, और सीरी किसका है? एप्पल का है, ठीक है ना। सीरी जो है वो किसका है? एप्पल का है। कोर्टेसा ये नहीं है, क्योंकि ये तीन हो गए, ठीक है ना। इसके अलावा भी दो आपको पढ़ने हैं, ठीक है ना। इनके क्योंकि इस बार तीन आए हैं, दो अभी छूट रहे हैं। गूगल ने अपना असिस्टेंट रखा है, गूगल असिस्टेंट कहते हैं उसको, गूगल असिस्टेंट। तो गूगल का गूगल असिस्टेंट ही कहलाता है, ये याद रखिएगा। और एक कंपनी और है सैमसंग, ठीक है ना, सैमसंग। और सैमसंग का जो वर्चुअल असिस्टेंट है उसे कहा जाता है बिक्सबी या बिक्सबाई, ठीक है ना। तो ये पांच जो हैं ये वर्चुअल असिस्टेंट है जो काम कर रहे हैं। अमेजॉन का एलेक्सा है, माइक्रोसॉफ्ट का कोर्टाना है, एप्पल का सीरी है, गूगल असिस्टेंट का गूगल का गूगल असिस्टेंट है, और सैमसंग का बिक्सबी है, ठीक है ना। तो आपको ये पांचों वर्चुअल असिस्टेंट भी याद रखने हैं, ठीक है। चलें, इसका आंसर जो हो जाएगा वो कोर्टेसा ही हो जाएगा, ठीक है ना। कोर्टेसा जो है वर्चुअल असिस्टेंट नहीं है। अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित डायोड में से कौन सा अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में प्रयोग किया जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज यूज्ड इन अल्ट्रा हाई स्पीड स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स? जेनर डायोड जो है ये रिवर्स डायोड ज्यादा कहलाता है, ठीक है ना। ये होता दोनों साइड से है, पर ये रिवर्स डायोड ज्यादा होता है। वैरेक्टर डायोड है, वैरेक्टर डायोड भी जो है वो एक दो सर्किट पे पाथ करता है, एनोड और कैथोड पे, लेकिन ये भी जो है ये अल्ट्रा हाई स्पीड पे काम नहीं करता, ठीक है ना। लेकिन जो टनल डायोड है इसी को इसाकी डायोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसाकी डायोड कहते हैं। इसाकी जापान के एक साइंटिस्ट थे, जापान के,
और जब वो क्वांटम फिजिक्स क्वांटम मैकेनिक्स पे काम कर रहे थे तो क्वांटम मैकेनिक्स पे काम करते करते एक टनलिंग हुई थी, ठीक है ना, और उस टनलिंग से ये इफेक्ट आया था, जिसे इसीलिए उस टनलिंग के कारण इसे कहा गया था टनल डायोड, ठीक है ना। तो इसी को कभी इसाकी डायोड पूछ ले या इसाकी इफेक्ट पूछ ले तो आपको ये याद रखना है कि टनलिंग प्रोसेस के कारण इसे टनल डायोड कहा गया है, ठीक है ना। और ये बिल्कुल अल्ट्रा हाई स्पीड, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स बहुत अल्ट्रा हाई उस पर होती है, ठीक है ना। तो ये अत्यंत उच्च गति स्विचिंग इलेक्ट्रॉनिक परिपथ में उपयोग किया जाता है टनल डायोड, इसाकी डायोड कहते हैं, इसका नाम जरूर याद रखिएगा, जापान के वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में कौन सी तकनीक इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा करने में प्रयोग नहीं की जा सकती, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन नॉट बी यूज फॉर जनरेटिंग इलेक्ट्रॉन होल पेयर्स इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, थर्मल एक्सिटेशन, इम्पैक्ट आयनाइजेशन, फोटो एक्सिटेशन और इम्प्योरिटी इंजेक्शन, ठीक है ना। इसको हिंदी में देखें तो तापीय सक्रियता, संघट्ट आयनीकरण, प्राकाशिक सक्रियता और अशुद्धि अंतःक्षेप। तो तापीय सक्रियता के कारण भी इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा किए जा सकते हैं, संघट्ट आयनीकरण से होंगे, प्रकाशिक सक्रियता से भी होंगे, अशुद्धि अंतःक्षेप जो है इम्प्योरिटी इंजेक्शन के द्वारा इलेक्ट्रॉन होल युग्म पैदा नहीं किए जा सकते, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा इम्प्योरिटी, ठीक है ना। ये एक एक दिन के पूरे टॉपिक हैं जब हम अपन इनके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे अगली क्लासेस में, ठीक है। 2023 वाली पीएससी के लिए, 22 वाले के लिए क्योंकि समय कम बचा है तो इस बार तो अभी नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगली बार के लिए जब हम अपने वीडियोज डालेंगे तो आप जरूर हमारे चैनल को देख के और समझ पाएंगे कि वास्तव में प्रोसेस क्या है, चाहे इशाकी या टनलिंग इफेक्ट हो, उसको प्रॉपर हम समझाने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पक्षपात का स्रोत नहीं है, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बायस, कौन सा कृत्रिम बुद्धिमत्ता के पक्षपात का स्रोत नहीं है, मतलब ये इनमें से तीन जो है वो पक्षपात के स्रोत होंगे, ठीक है ना। तो डेटा बिल्कुल है, एल्गोरिदम ये भी है, और लोग पर्सन जो है वो भी हैं। क्षमता जो है वो इसके पक्षपात का स्रोत नहीं है, एबिलिटी जो है ये इसके पक्षपात का स्रोत नहीं है। ये यहाँ तक आज अपनी क्लास थी, 50-50 क्वेश्चन का ही डेली अपन डाटा डालेंगे, ठीक है। तो अब इसके बाद जो कल की क्लास रहेगी 9 बजे आपके यूट्यूब पे डेली हम आपको रात के मिलेंगे लगातार, आपके पीएससी फ्री होने तक 17 तारीख के पहले, 16 तारीख को अपना लास्ट पेपर डलेगा, ठीक है ना। कुछ दिन में करंट के क्वेश्चन भी डलेंगे, सारी चीज़ें आपको यहीं पे मिलेंगी, तो आप हमारे चैनल के साथ लगातार जुड़े रहिए, ठीक है। चलिए, धन्यवाद, आपका शुभ रात्रि।